कैश फ्लो का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होगा कहां से कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी इंडिविजुअल आ जाए, चाहे कोई दो एक्टिविटी एग्जाम में आ जाए, चाहे फिर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों एक्टिविटी के साथ आ जाए, आपको सब करना आता होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरी बात को ये इस तरीके से समझो कि अगर मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, तो कोई भी एक्टिविटी आती है तो एक आपको बैलेंस शीट बनी हुई आती है। क्या बनी हुई आती है? बैलेंस शीट। आप सबको तो अब इतना तो पढ़ के आए हो ना कि बैलेंस शीट आती है, कैसे आती है, ये सब तो पता ही होगा कि जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो एक बैलेंस शीट आती है या बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर फॉर्मेट भी ना बना हुआ हो। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना शुरू करता हूं। जो बच्चे मेरे पास बैलेंस शीट बनी हुई आएगी, क्या बनी हुई आएगी? बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बनाने के लिए आती है तो कहीं भी नजर नहीं मारनी, ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां पे लाइबिलिटीज से लेकर एसेट जहां पे खत्म होती है वहां तक कुछ नहीं देखना। देखना है तो सिर्फ एक जगह, और वो होनी चाहिए नॉन करंट एसेट की हेडिंग। मेरी बात को सिर्फ सुनते रहना। एक तरीके से तुम मूवी की तरह समझो इसको कि मूवी चल रही है और बस आपको चीजों को सुन के याद रखना है। जैसे किसी को स्टोरी बताते हो ना दोस्त को कि फर्स्ट शो मारा है और उसके बाद उसकी पूरी जो पिक्चर का जो भी सस्पेंस वस्पेंस है सब कैसे ऐसे मार देते हो, तो दोस्त के पास आके कि भाई ये हुआ, देखने मत जाइए, उसका इंटरेस्ट भी बिल्कुल खत्म कर देते हो। तो उसी तरीके से आज मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट की हेडिंग में जाना है सिर्फ, और नॉन करंट एसेट की हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इसके अलावा पूरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, कोई भी नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ एक होती है, और वो किसको बोला जाता है? नॉन करंट एसेट। मैं आपको एक हिंट से समझाता हूं। मैं देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको आज प्रैक्टिस कराने के लिए लाया हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और मैं ये देखना चाहता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ये पूरी एक बैलेंस शीट वगैरह सी बनी हुई है, इसके नोट्स टू अकाउंट्स इधर की तरफ बने हुए, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये सब मैंने इधर की तरफ लिख रखा है। अब ये देखो ये जो पूरी बैलेंस शीट है ना, इसमें से ये जो नॉन करंट एसेट लिखी हुई है, नॉन करंट एसेट सिर्फ यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक और कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद जब आप एग्जाम में या एग्जाम से पहले कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाए, तो आपकी नजर सिर्फ क्या ढूंढ रही होंगी? सर हम नॉन करंट एसेट ढूंढ रहे होंगे। अब मैं आप कहोगे सर नॉन करंट एसेट में क्या क्या होता है, ये भी तो आइडिया दो। मैंने कहा 1 मिनट का टाइम दो। नॉन करंट एसेट में अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? सर मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं, ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ये सारी की सारी चीजें नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं, और सिर्फ नॉन करंट एसेट ही किस एक्टिविटी का पार्ट मानी जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानी जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? बहुत छोटी सी बात बताई है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? बहुत बढ़िया। अब जो भी एसेट आपके सामने लिख रही हैं, इनके 2 ईयर के बैलेंस होंगे, जैसे अब 2025 और 2024 ऐसे करके 2 साल का बैलेंस लिखा मिलता है आपको। 24 25, 25 26, 23 24, ऐसे कोई 2 ईयर्स लिखे हुए होंगे। जो 2 साल लिखे हुए होंगे, इसमें से जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको करंट ईयर बोला जाता है, और जो पुराना साल लग रहा हो, जैसे 25 के मुकाबले 24 पुराना साल है, इसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो एक करंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है, 2 साल होते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? अब हमेशा हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंपेयर करना होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपैरिजन करना होता है। 24 के मुकाबले 25 के बैलेंस को देखना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, अभी एग्जांपल चल रहा है, फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दूंगा। बिल्डिंग लिखा है और बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है 1 लाख, और इधर बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है 1,50,000, मानकर चल रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम हमेशा ये देखते हैं पिछले साल प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग 1 लाख थी और अब कितनी हो गई? 1,50,000। तो या तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही होगी, अब जैसे इंक्रीज हो रही है, ऐसा भी हो सकता था 1 लाख से 50,000 हो जाती, यहाँ पे 150 की जगह 50 लिखा होता, तो ये डिक्रीज भी हो सकती थी। अब कोई भी एसेट जो 2 ईयर का डेटा लिखा मिलेगा, वो या तो इंक्रीज होती दिखेगी आपको या डिक्रीज होती दिखेगी। जब भी ये इंक्रीज होगी तो इसका मतलब हमने उसे खरीदा होगा, तो हम उसे परचेज बोला करेंगे। और जब भी वो डिक्रीज होती नजर आएगी, 1 लाख से 50,000 हो गई, 1 लाख से 60,000 हो गई, 1 लाख से 40,000, कुछ भी कम हो रही होगी, तो कम होने के लिए हम सेल वर्ड यूज किया करेंगे। तो या तो नॉन करंट एसेट में दो ही पॉइंट होते हैं, या तो हमने एसेट को खरीदा हुआ होता है या हमने एसेट को सेल किया होता है। बच्चे जब खरीदोगे एसेट तो पैसा आएगा या जाएगा? बोलो जल्दी। पैसा, तो खरीदेंगे तो पैसा आउटफ्लो जाएगा। तो परचेज वाले को ब्रैकेट में लिखा जाता है और सेल वाले को बिना ब्रैकेट के लिखा जाता है, मतलब प्लस।
यहां तक बात समझ में आ गई? भूलोगे नहीं। अगर मेरे साथ अगर रिपीट करना हो तो क्या कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की का क्वेश्चन आ गया तो हमारी नजरें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए नॉन करंट एसेट्स को ढूंढ रही होंगी। नॉन करंट एसेट्स के बैलेंस जो मिलेंगे अगर वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल बढ़ रहे होंगे तो वो परचेज बोला जाएगा, उसे माइनस में लिखेंगे। अगर वो घट रहे होंगे तो उसे सेल बोला जाएगा और उसे प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब अगली बात करता हूं। अगर आपने मैं बस यही ऐसे ही समझाऊंगा 5-5 मिनट के लिए। अगली बात सुनो। सर इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा हर एसेट पे यही काम करना। सिर्फ इंटेंजिबल एसेट में एक काम थोड़ा सा हटके करना। आप कहोगे क्या हटके करना है? मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट ले, सिर्फ गुडविल एग्जांपल में गुडविल ले लेता हूं। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल लिखा हुआ है तो गुडविल की वैल्यू जैसे 1 लाख से 1,50,000 हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेज ही मानेंगे। परचेज ऑफ गुडविल माइनस में लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा। लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो जाए, 1 लाख से 80 हो जाए या 1 लाख से 70,000, जो कुछ भी कम हो जाए, तो गुडविल कम होते के साथ ही फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं रह जाती। फिर इसके लिए टर्म यूज की जाती है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। क्या टर्म यूज की जाएगी? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। और एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग की जगह हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा करेंगे। कहां लिखेंगे वो बात की बात है, बस ध्यान रखना। गुडविल, नॉन करंट एसेट की गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा सकती है अगर गुडविल का पैसा पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ने की जगह घट गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म। सिर्फ एक बात छोड़कर, एक बात और है जो मैंने अभी होल्ड कर दी है 2 मिनट के लिए। अब मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और इस बात के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हर एक बच्चे की जुबान पे होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा से बोलता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए नॉन करंट एसेट्स होनी चाहिए। नॉन करंट एसेट्स मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनको बोला जाता है। और इंटेंजिबल एसेट्स को, ये एसेट्स अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में बढ़ रही हैं तो परचेज होगा, माइनस में लिखा जाएगा, और घट रही होंगी तो प्लस में लिखा जाएगा क्योंकि सेल मानेंगे। इंटेंजिबल एसेट में जो गुडविल वगैरह होती है या पेटेंट, ऐसी कोई इंटेंजिबल एसेट होती है, अगर ये बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टिंग ही रहेगी। अगर ये घटनी स्टार्ट हो जाए, पिछले साल के मुकाबले कम होनी शुरू हो जाए, तो हम इसको फिर एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और ये फिर किस एक्टिविटी का पार्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग में कहां लिखा जाएगा, बात की बात है। जहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें आप कहते हैं एक बात मैंने होल्ड कर लिया, उस और बताओ, उसके बाद ही आगे की बात करना। मैंने कहा ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एक बात और बता देता हूं लगे हाथ। वो ये है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये जो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब लिखा होता है ना, कभी कभी इनके नीचे एडजस्टमेंट लिखी मिल जाती है। एडजस्टमेंट। और ये जो एडजस्टमेंट होती है, इस एडजस्टमेंट के बाद तो ये क्वेश्चन समझ में आना बंद हो जाता है। तो मैंने कहा कभी भी किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट मिल जाए, किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट मिल जाए, तो उस एसेट का अकाउंट खोल देना। आप कहोगे ये नहीं आता बनाना, मैंने कहा आज सिखा दूंगा, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। मान लो मशीन का अकाउंट होता है, बिल्डिंग का होता है, फर्नीचर होता है, किसी का भी अकाउंट होता है, मैंने उसका नाम लिख दिया। अब इस अकाउंट को बनाने का तरीका देखो, डेबिट साइड में स्टार्ट करूंगा बैलेंस बीडी, और ऐसे नीचे आके इधर की तरफ लिखूंगा बैलेंस सीडी। ध्यान से सुनते रहना। इधर लिखूंगा बैंक, इधर भी लिखूंगा बैंक, ब्रैकेट में इधर एस लिख दूंगा, इधर पी लिख दूंगा, पी से परचेज, एस से सेल। इधर की तरफ लिखूंगा प्रॉफिट, इधर की तरफ लिखूंगा लॉस, और अब कुछ नहीं बचा तो यहां लिख दूंगा डेप्रीसिएशन। बस अकाउंट बन गया। इसके अलावा अगर कोई छठी चीज डाल के दिखा दे इसमें, 3 और 3 4 7, वैसे तो दिखने में 7 है, मतलब इसके अलावा कोई एक भी एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर अगर आती हो तो आप मुझे बता देना, ये अकाउंट पढ़ानी छोड़ दूंगा। बन गया अकाउंट। क्वेश्चन में सर ये लिखा भी तो होना चाहिए, मैंने कहा लिखाओ ना लिखाओ, लिख के बैठ जाओ, आप डैश मार देना ना। सोच समझ के करोगे तो टाइम पी जाओगे। टाइम नहीं पीना, टाइम तो बचाना है। जैसे सेव वाटर, ऐसे सेव टाइम एग्जाम में। और टाइम बचाने का तरीका क्या है? टाइम बचाने का तरीका है कि आप अकाउंट का अब नाम बदल दो। मशीन की जगह, सर फर्नीचर की जगह मशीन अकाउंट आता, मैंने कहा नाम बदल के मशीन अकाउंट लिखो, फॉर्मेट यही रहेगा। पीडी, सीडी, बैंक, बैंक, प्रॉफिट, लॉस, डेप। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब ये अकाउंट बन जाया करेगा, अभी हम कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? सिर्फ इन्वेस्टिंग की। अगर गलती से किसी एसेट के नीचे उसकी एडजस्टमेंट लिखी है और जब उसका अकाउंट खोल दोगे तो उस अकाउंट में से, सर इस अकाउंट में सब क्या उठा के ले जाएं? कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग में। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सिर्फ बैंक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी और कोई भी आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं होता। फिर कहां होता है? बाद की चीज है, अभी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिखा रहा हूं। आज के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके दिमाग में होगी, आपके दिल में होगी, आपकी जुबान पे होगी, आपकी कलम पे होगी। अगर आपने जो मैं बता रहा हूं उसको सीख लिया।
क्या सिखा दिया सर? अब मैं एक बार यहां से लेके यहां तक की सारी बात रिपीट कर दूं, फिर मैं सीधा ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और 100% ठीक करके दिखाऊंगा, और तुम भी कहोगे हाँ ये तो मजा आ गया, तो बहुत आसान है, आज तक ना पता चली इतना आसान है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके दिखाता हूँ सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ नॉन करंट एसेट देखते हैं। नॉन करंट एसेट हमारी मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, इन्वेस्ट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में वो सॉरी इंटेंजिबल एसेट ये सब आती है। कोई भी हमारी नॉन करंट एसेट अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज हो रही है तो वो परचेज ऑफ एसेट बोला जाएगा, उसको माइनस करते हैं क्योंकि वो आउटफ्लो बोला जाता है, क्योंकि उसमें खरीदते वक्त पैसा जा रहा होगा। और अगर वो घट रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उसको सेल ऑफ एसेट बोला जाता है, उसमें पैसा इनफ्लो हो रहा होगा, तो हमसे प्लस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर जो इंटेंजिबल एसेट होती है वो भी अगर बढ़ रही है तो नॉर्मल सी बात है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ही बोला जाएगा। लेकिन अगर वो घट रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो सर इंटेंजिबल एसेट अगर कम होती है तो उसे एमोर्टाइज बोलते हैं, फिर इन्वेस्टिंग में नहीं लिखते, उसे ऑपरेटिंग में लिखा जाता है। मैंने कहा वाह प्यारे बच्चों, तुम्हें तो सारी की सारी बात याद हो गई। फिर आप कहते हो सर अगर कभी ऐसा हो कि किसी एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी लिखी मिल जाए तो बिना सोचे समझे खाता खोल देना। खाता खोल दो बेटा, खाता क्या सर? खाते के ऊपर नाम लिख दो, मतलब जो अकाउंट, खाता मतलब अकाउंट। सर अकाउंट की हेडिंग डाल दो, जिस भी एसेट को बोला हो उस एसेट का नाम डालो, बीडी लिखो, इधर सीडी लिखो, बैंक लिखो, बैंक लिखो, इधर वाला बैंक पी, पी का मतलब परचेज, इधर वाला बैंक सेल, मतलब एस का मतलब सेल। और सर इधर प्रॉफिट लिखो, इधर लॉस लिखो, इधर डैप लिख दो। क्वेश्चन खत्म। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। आप कहोगे चला गया, तो मैंने कहा मैं क्वेश्चन के डेमो से करके दिखाऊं, इसी वाले क्वेश्चन का डेमो उठा लूं। मैं इसको हटा रहा हूं पहले, अब मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन यहीं से करके दिखाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं इसको रब करता हूं पहले। अब तुम देखना क्या मैटर होने वाला है यहाँ पे। अब तुम बस आज तुम ये कह दोगे कि भाई ये जो टीचर है ये कहाँ था, ये टीचर सो रहा था क्या? मैं कहूंगा मैं नहीं सो रहा था, आप लोग सो रहे, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बहुत पहले से बना रहा हूँ, कुछ बच्चे मुझे पहले से फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लग रहा है मिटाने में। मतलब वैसे तो ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट तरीके से भी साफ हो सकता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एक बेंचर रहा हूँ मैं, ज्यादा टेक्निकल बातों पे ना ध्यान देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, काम की बात है सिर्फ। और इसको मिटाना काम की बात नहीं है। काम की बात क्या है देखो, काम की बात सिखाता हूँ। लो जी, क्वेश्चन ने कहा मैं क्वेश्चन पढ़ूं, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। बच्चों अपने दोस्तों से बता देना कि लाइव सेशन चल रहा, आजा, आता हो तो आज के बाद मौका ना मिलेगा दोबारा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट है भैया, क्योंकि नॉन करंट एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नॉन करंट है, लैंड नॉन करंट है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी इसका मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी पॉइंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ जाए खाता खोलना पड़ेगा। मैंने कहा इसका खाता खोलना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी ये भी इसी से खाता खुलेगा, चिंता वाली बात नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग खाता खोलना पड़ेगा। नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड, इसके कोई लाइन ही नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट, तो जब अमाउंट ही नहीं है तो खाता क्यों खोलेंगे? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर एग्जाम में आ गया, हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चे तमीज में, आप तो पढ़े लिखे हो तो आप तो अच्छे से बोलोगे, मुझे तो आता नहीं है कुछ भी, तो इसलिए मेरे प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग बोलता हूं। ठीक है जी, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट और यहां लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स। अब ये काम चालू। ठीक है जी, फॉर्मेट इन्वेस्टिंग में इतना बड़ी की जरूरत नहीं होती, यहां तक का बना लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा भाई मशीनरी लिखनी है लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मैंने कहा खाता खोलो। एक्साइटमेंट में भूल जाता हूँ ये रबड़ है या कटर है। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो मशीनरी लिखो, प्लांट लिखो, प्लांट एंड मशीनरी लिखो, एक ही बात है। मैंने कहा खाता खोलने से पहले खुद से अपना काम कर लेता हूं, बीडी लिख लेता हूं, इधर सीडी लिख लेता हूं, इधर बैंक लिख लेता हूं परचेज वाला, इधर बैंक लिख लेता हूं सेल वाला, इधर लिख लेता हूं प्रॉफिट अगर हुआ तो, इधर लॉस अगर हुआ तो, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इस काम में, और एक बचा डेप्रिसिएशन, वो सबसे टॉप पे लिख लेता हूं। मैंने एक फॉर्मेट बनाया क्योंकि मुझे वर्किंग नोट है, मेरी रफ वर्क है ये। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं सर, हाँ, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखे तो आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में लाइन नहीं लिखी शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, तो आपको फिर वो अकाउंट बनाने नहीं होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो ठीक, अमाउंट भरने शुरू करूं। चलो, प्लांट एंड मशीनरी बच्चे 2022 ओपनिंग बैलेंस बोलूंगा, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी। अमाउंट भरने सिखा रहा हूं तो मैं, अकाउंट बनता है ऐसे, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, लाओ और लाओ कुछ
प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60 थी, सोल्ड, सेल कर दी, सेल आता है इधर। प्यारे बच्चों बताओ, 60,000 रुपीज की कोई मशीन मैंने 40,000 में बेच दी, मुझे फायदा हुआ या नुकसान? 60,000 रुपए की मशीन मैंने 40,000 में सेल की, तो 60 की चीज 40 पे बिकेगी, तो फायदा नुकसान? सर लॉस 20,000। मैंने कहा तो प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस हो गया तो प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट होता तो लॉस नहीं हो सकता था, तो डैश मार दिया। अब और क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं है, मैंने कहा जोड़ घटा गुणा भाग चालू। 5 4 9 10 11, 1 2 3 4, ठीक है जी, 11 11, 11,10,000, 11,10,000। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर के यूज में देख लेते हैं, इधर का टोटल तो आ रहा है 11,10,000, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10 लाख, 11,10,000, इसमें से माइनस कर देते हैं 8,50,000, तो अमाउंट हो 11,10,000 माइनस 8,50,000, 2,60,000 हमारे पास परचेज का बैलेंस निकल कर आ गया। अच्छा, थोड़ा होपलेस हो रहा हूँ, मेरे मुझे एक साथ 300 बच्चे देख रहे हैं, मैंने देखे ही नहीं ना 300 बच्चे इकट्ठे कोई किसी टीचर को देख, मतलब वैसे तो क्योंकि मैंने जिनके भी देखे 10 20 20 हजार की वॉचिंग देखी है, और फिर मैंने आज तक अपने लिए मैंने कभी जो लाइव किया उसमें 10-5 बच्चों ने देखा है, और आज मुझे 300 से ऊपर बच्चे एक साथ देख रहे हैं, और इतने सारे मुझे लाइक्स भी कर दिए हैं, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी हो रही है, इसलिए कैलकुलेशन में माइनस की जगह प्लस हो गया था गलती से। चलो ठीक है, अब बेटा हमारा मशीन अकाउंट बन चुका है। मैंने अभी 2 मिनट पहले प्यारे बच्चों क्या सिखाया था? हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ बैंक होता है, और जितनी भी बातें लिखी हुई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमें यहां से बैंक उठाना है। तो बताओ बच्चों, परचेज, मशीन परचेज की 2,60,000 की, तो परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज कितना लिखो? 2,60,000। खरीदा होगा तो पैसा गया होगा ना बच्चे। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट 40,000, पैसा आया होगा ना बच्चे, प्लस में लिखू ना? क्या कह रहे हो? ओके 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 ओके, जहां से होना चाहिए वहीं से है तो ठीक। चलिए जी, तो सेल ऑफ मशीन हो गया बेटा, मशीन का मैटर सोल्व, मशीन कंप्लीट, मशीन की एडजस्टमेंट कंप्लीट। आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने कहा खाता खोल दूं, खाता खोल दूं, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का खाता खोल देते हैं। थोड़ा रफ सा खाता खोल दूं। इधर लिखूंगा बीडी, इधर लिखूंगा सीडी, इधर लिखूंगा बैंक पी वाला, इधर लिखूंगा बैंक सेल वाला। या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। ऊपर आ गया तो डेप्रिसिएशन। वैसे तो लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया, होगा नहीं तो डैश मारूंगा ना, जो चीज मुझे नहीं मिलेगी, जो चीज मुझे नहीं मिलेगी उस पर डैश मारूंगा। चलिए जी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बीडी 2 लाख, सीडी सीडी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट 60, प्रॉफिट, तो लॉस हो नहीं सकता और डेप लगता नहीं, क्वेश्चन खत्म। जोड़ घटा गुणा भाग। इधर का टोटल ज्यादा है सर, ये वाली साइड का टोटल ज्यादा है, जिधर का ज्यादा हो पहले उधर का टोटल करो। 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो इधर बैलेंस निकल कर आएगा 1,60,000, तो यहाँ पे भी डैश मार दो, जो चीज ना मिले उस पर डैश मार दिया करो। आप कहोगे सर लिखना फिर जरूरी है, मैंने कहा लिखने से आदत बन जाती है, टाइम बच जाता है, सोच के लिखोगे तो टाइम गवाओगे, दिमाग घुजाओगे वहां, क्या करूं, ऐसा ना करना। काम करना तो सिर्फ एक अकाउंट बना के बैठना है भाई, जो मैं पढ़ा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, अभी देखो थोड़ी देर बाद किसी यूट्यूबर की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कोई सुबह 4 बजे पढ़ाएंगे, कोई सुबह 10 बजे पढ़ाएंगे, कोई पिछले 10 दिन से 50 दिन से लाइव कर रहे होंगे, कहीं तुम ये वाली बात सीख जाओ जो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो मतलब ही नहीं बनता भाई। आओ चलो, अपने लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ क्या काम का होता है? बैंक, और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम की बात नहीं होती। यहां पे बैंक है नहीं, इधर की तरफ बैंक में सेल लिखा हुआ है, तो सेल ऑफ लैंड, और अमाउंट कितना लिखूंगा? 1,60,000, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखूंगा। सेल का मतलब पैसा आना, आने का मतलब प्लस, प्लस का मतलब बढ़ना, बढ़ने का मतलब इनफ्लो। ठीक है जी, गुरुजी आगे बढ़ो। हमने कहा लो लैंड हटा दिया यहां से, इसकी मैटर सोल्व कर दिया। कहते कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, मैंने कहा लो सेल वाला मैटर खत्म कर दिया। इन्वेस्टमेंट पिछले साल थी 40, अब की बार हो गई 1 लाख। अभी क्या सिखाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में? सर एसेट की वैल्यू पिछले साल के मुकाबले अगर बढ़े तो परचेज, घटे तो सेल, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 40 से 1 लाख हुई तो कितने से बड़ी? 60, परचेज हो रही होगी तो ब्रैकेट में बच्चे इसका टोटल करके आंसर लिख लेना, पूरे नंबर ले जाओगे एग्जाम के अंदर, जितने भी आने चाहिए इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। सर 2,60,000 और ये 1,60,000, तो 1 लाख माइनस का रह गया
40,000 काट दूंगा तो 60,000 माइनस का 60 और 60, मुझे लग रहा है 1,20,000 नेगेटिव आएगा। ये मैंने तुक्के में लिख दिया है। अब मैं इसको जोड़ घटा करके भी दिखा देता हूं तुम्हें। माइनस माइनस वाला पहले प्लस कर लेता हूं। 2,60,000 माइनस में है और 60,000 माइनस में है। 3,20,000 तो माइनस में है और 1,60,000 प्लस 40 2,00,000 रुपए प्लस का है। 3,20,000 में से 2,00,000 घटाऊंगा तो 1,20,000 ब्रैकेट में आएगा। बेटा ब्रैकेट में आए तो यूज्ड बोल देते हैं, ऐसे यूज्ड लिखाना बस। कुछ और फालतू की लाइन मत लिखना कि सर लाइनिंग लिखवानी सिखाई है हमने, तो क्या लिख रहे हो सर आप 50 मार्क तक की प्रिपरेशन। भाई अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, अगर आप मुझे पिछले 2 4 5 दिन से फॉलो कर रहे हो, या आप आज से लेके अगले 20 या 25 घंटे मुझे फॉलो कर लेते हो, 50 भी आएंगे, 60 भी आएंगे, 40 भी आएंगे, 27 भी आएंगे, जितने नंबर चाहते हो उतने आएंगे। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखी है बस उतना उतना कर लेना। फालतू की बातें बताता नहीं, ना फालतू की चीजें सिखाता, ना टाइम बर्बाद करता बिल्कुल भी। यहाँ पे जितना भी टाइम लगाया है एक चीज सिखा दी है ऐसी जो अब तुम भूल नहीं सकते। आप कहोगे सर अगले क्वेश्चन पाओ, बात तो यहाँ पे भी टाइम की हो रही है। मैंने कहा आओ, कोई बात ना बच्चों, तुमने ऐसे कह दी ना मुझसे, ऐसे कह दी ना तुमने मुझसे, 2 मिनट बात भी ना करन दी ना तुमने, आओ तो अगले क्वेश्चन पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन कह रहा है लेकिन 1 मिनट, ऑपरेटिंग तो सीखा ही ना तुमने, क्यों यहाँ पे कैसा आ गया? आप कहोगे ऑपरेटिंग भी सिखाओ, ओके, जो हुक्म मेरे आका। लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी सिखाता हूं, इन्वेस्टिंग। एक काम करो, पहले इन्वेस्टिंग तार दो यहां से, इन्वेस्टिंग छाप दो, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो आगे ना बनानी, जो जो इन्वेस्टिंग की मतलब की चीजों को तार देता हूं पहले यहाँ। आओ तो एक काम करता हूं, पहले मैं इधर इन्वेस्टिंग बना लेता हूं, क्योंकि बच्चे इन्वेस्टिंग तो मुझे आगे ना, ऑपरेटिंग को 2 मिनट बाद डील कर लेंगे। इन्वेस्टिंग छाप देता हूं, इन्वेस्टिंग छाप देता हूं, अमाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ठीक है जी। भाई सिर्फ 70 बालकों की कसर रह रही है, वरना तो पहली बार मैं अपने लाइव में 500 बच्चों का आंकड़ा छू जाऊंगा। मैंने आज तक ना देखा 500 बच्चे लाइव हो सके हैं, मतलब मेरे पास लाखों लाखों लाइव देखे हैं, और के चैनल पे मैं भी उसमें लाइव में ऑडियंस हूं, रहता हूं जब कहीं जात के देखना पड़ता है। लेकिन मैं अगर 500 लाइव पे पहुंच जाऊं तो ये मेरी 2026 की अचीवमेंट हो सकती है। कोशिश करो, अगर 500 हो जाते हैं तब तक मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को उधेड़ता हूं। आओ जरा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें मिक्स है मामला, तो हमें चाहिए सिर्फ क्या, नॉन करंट एसेट ढूंढनी है। सर नॉन करंट एसेट ढूंढूं तो ना तो यहां नॉन करंट एसेट, ना प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन करंट एसेट, क्योंकि नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर गुडविल वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रेड पेबल भी नहीं है। करंट एसेट तो भाई नॉन करंट एसेट हो नहीं सकती। फिक्स्ड एसेट, आहा, फिक्स्ड एसेट ये है, फिक्स्ड एसेट, इसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मिल गया। चलो जी, तो ये एसेट के साथ एक डेप्रिसिएशन बना मिला। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि मैंने अभी आपको एक अकाउंट बना के दिखाया, उसी के साथ कभी-कभी ऐसे डेप्रिसिएशन आके भसड़ फैल जाती है और फिर ये वाला क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है बच्चों का। तो मैंने कहा ये मेरे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट है। अब मैंने कहा एडजस्टमेंट देख लूं एक बार चुप से। अगर एडजस्टमेंट, ओहो एडजस्टमेंट भी है, खाता खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाता खोलना पड़ेगा इसका। ठीक है जी, तो इसका खाता खोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, तो ये यहाँ पे इन्होंने शायद अमाउंट गलत लिख रखा है, ये 62,500 होगा मे बी, क्योंकि 1,62,500 नहीं हो सकता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, या चलो जितना लिखा है उतने से ही मान के कर देंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेंगे। मैंने कहा कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाए, छोड़ो जो भी है, जो इन्होंने लिख रखा हम उसी को मान के कर देते हैं। अब क्वेश्चन को करने स्टार्ट कर दे। 361 हो गए, और अभी 39, ये तो बहुत कम हो गए। मैं तो सोच रहा 500 होने वाले, मैं तो सोच रहा एक 31 की 39 की कमी रहेगी बस। चलो अब 139 की कमी रहेगी। तो हमारे लिए ये मतलब का है ना, मैं इसको उठा लूं, पहले फिक्स्ड एसेट का खाता खोल दूं। लो, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट खोल रहा हूं। बस एक बात जो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सर कोई भी एसेट का खाता खोलूं उसके साथ अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है तो मुझे उसका भी अकाउंट खोलना पड़ जाता है। बस ये मेरी एक मजबूरी हो जाती है। अगर कभी भी आपको नॉर्मल आप क्वेश्चन कर रहे हो, नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना रहे हो और उसी के साथ साथ अगर एक्यूमुलेटेड, भाई अब क्या तो कर दो, 450 हो गए, 50 की कसर रह रही है, 500 500 तार दो अब की बार। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अब मैं ना देख रहा टाइम पे कितने हैं, मैं तो बस क्वेश्चन पढ़ाने पे कंसंट्रेट करूंगा। फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाना है बच्चे? अगर यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड एसेट होता और उसके बाद ये एडजस्टमेंट होती तो मैं फिर एक ही अकाउंट बनाता। लेकिन अगर कभी भी किसी एसेट के साथ उसका डेप्रिसिएशन भी लिखा हो तो मुझे उसका डेप्रिसिएशन का भी खाता खोलना पड़ता है। ये बात ध्यान रखोगे? ठीक है। तो सर अब अकाउंट में कुछ चेंज हो जाएगा? मैंने कहा चेंज अभी भी कुछ नहीं होगा। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। क्या सिखाया था सर? इधर लिखना सिखाया था आपने बीडी, इधर लिखना सिखाया था आपने सीडी, इधर आपने लिखना सिखाया था बैंक, इधर भी आपने सीखना लिखाया था लिखना सिखाया था बैंक,
इधर आपने लिखना सिखाया था प्रॉफिट, इधर आपने लिखना सिखाया था लॉस, और यहां लिखना सिखाया था आपने डैप। अब बस डैप के आगे एक्यूमुलेटेड और लिख दूंगा, ये वाला ACC, ये नया आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड एप्रिसिएशन लिखा हुआ है। और सर इस खाते का क्या करना है? इस खाते का भी कुछ नहीं करना, इधर की तरफ लिखना है BD, जैसे इसका BD इधर और CD इधर, ऐसे इसका BD इधर और इसका CD इधर, ऐसे उल्टा हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इधर BD इधर CD लिखना पड़ता है। ये काम करते हैं एक तो बस। और दूसरा क्या करना पड़ता है? तो जैसे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है ना यहाँ, ऐसे ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां भी लिखा जाता है, लेकिन यहां इसका नाम एसेट लिखना पड़ता है। एसेट में इसका नाम लिखते हैं और इसमें इसका नाम लिखते हैं, मतलब पति पत्नी का नाम लिखेगा और पत्नी पति का नाम लिखेगी, अलग अलग नाम लिखेंगे, एक नाम नहीं लिखते। पत्नी, जैसे ही मान लो ये पति है फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकता, अपना नाम नहीं लेता। ऐसी पत्नी भी अलग अलग नामों से लिखा जाएगा। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बहुत ही पत्नी वाहियात सी बात कर दिया, अजीब सी, मुझे भी समझ में नहीं आया, पर ऐसे समझ लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी होगा तो डेप की जगह एक्यूमुलेट लिखा जाएगा, और इधर की तरफ ऐसे क्रॉस में आके यही वाला अमाउंट में यहां भी लिखूंगा, लेकिन बस नाम बदलूंगा, यहाँ एक्यूमुलेट लिखा है या एसेट लिखूंगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इधर की तरफ आऊंगा और इधर लिखूंगा डेप, यहां तो डेप के आगे एक्यूमुलेट लग गया, मैंने कहा डेप कहां, ये तो एक्यूमुलेट का मतलब जुड़ा हुआ इकट्ठा हुआ, तो डेप इधर लिखूंगा, बस बन गए अकाउंट। अब जितने अकाउंट बनाने बन गए, इससे ज्यादा अकाउंट नहीं बनते। अब मैक्सिमम जो टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये है जो आपके सामने मैं कर रहा हूं। अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं इन्वेस्टिंग उड़ा रहा हूं सर। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग 23,30,000, सॉरी ओपनिंग इधर है 21,25,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 23,30,000, BDCD। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 10 लाख, BD इधर 10,62,500, CD 11 लाख इधर लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? वाह, शाबाश। तो इधर BD इधर CD, BD CD, पहले तो यहां से उठा के चारों अमाउंट फेंक दिए, जहां से उठा के जहां रखने थे, एडजस्टमेंट पाते। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू, आपको कि सर यार समझ में नहीं आता, अब ये बुक वैल्यू कहां जाएगी? मैंने कहा मैंने यहां पे कहीं बुक वैल्यू लिख रखा है? जब नहीं लिख रखा तो कहीं भी नहीं जाएगी। दिमाग मत लगाना अपना बिल्कुल भी, जो बता रहा हूं सिर्फ वो करना, पहले ही बोल रहा हूं। हाँ पहले ही बोल रहा हूं, पहले ही। आगे बढ़ते हैं सर। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन। अब ये जो एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, अब उस पे डेप्रिसिएशन आज तक 1,62,500 लग चुका है, तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, इसी को ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जब भी एसेट के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पे 1,62,500 यहां लिख दूंगा और 1,62,500 यहां लिख दूंगा। पॉइंट समझ में आया? 1,00,000 रुपए की एसेट है आज, इस पे आज तक डेप्रिसिएशन 162 लग चुका था, तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों जगह लिख दिया जाता है। कहते हैं आपने इसको बेच दिया 20,000 के लॉस पर। बच्चे लॉस पे बेचा तो लॉस के सामने 20,000, तो प्रॉफिट नहीं आएगा ना। अब आप मुझे बताओ, 1,00,000 रुपए की मशीन को अगर 20,000 में बेच दिया, 20,000 के लॉस पे बेच दिया, तो 1,00,000 की चीज पे अगर 20,000 का नुकसान हुआ तो कितने रुपए पे बिकी होगी, सेल हुई होगी? इधर की तरफ ऐसा आता है ना, 80,000 रुपीज में सेल हुई होगी। भाई क्या बात, 40 बालकों की कसर रह रही है, 500 का आंकड़ा मैं टच करने वाला हूं आज। 500 वॉचिंग में, मैं कह रहा हूं भाई, माई गॉड, माई गॉड, 80,000 रुपीज सेल आ गया। बस बच्चे पैकअप करते हैं इस अकाउंट का, इधर का टोटल मारते हैं, टोटल करके देख लेते हैं। इधर का टोटल ज्यादा लग रहा है तो पहले उधर का ही टोटल करेंगे। 23,30,000 प्लस 8 2 10, 1,00,000 प्लस 1,62,500, 25,92,500, 25,92,500, इसमें से मैं लेस कर देता हूं 21,25,000, 4,67,500। बताओ बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ बैंक आता है ना, और तो कुछ नहीं आता ना। इसका भी टोटल करके देख लेते हैं। सर इधर का टोटल है 11 लाख प्लस 1,62,500, तो 12,62,500, 12,62,500, उसमें से लेस कर देते हैं 10,62,500, तो ये आ गया 2 लाख। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे बैंक लिखा हुआ है? नहीं, सिर्फ हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैंक वाली फिगर लिखनी होती है अकाउंट में से। और इधर है ये वाला बैंक परचेज, तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 4,67,500 ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि पैसा जाएगा। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 80,000, पॉजिटिव पैसा आएगा।
अब क्या करना है, माइनस में से प्लस कर देना है। 4,67,500 में से माइनस कर दो 80,000, तो डिफरेंस आएगा 3,87,500 ब्रैकेट में 3,87,500 और हम इसे लिखेंगे यूज्ड, क्योंकि इसका मतलब माइनस में आ रहा है, मतलब हमने क्या करा होगा, यूज्ड। थैंक यू बच्चों इतने सारे हार्ट भेजने के लिए। मजा आ रहा है ना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आ गया ना? अब एग्जाम में आ गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो गलत नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने समझाई ऐसा दिया है। अब आप कहोगे सर ऑपरेटिंग पे आ जाओ प्लीज। मैंने कहा बच्चे ऑपरेटिंग पे आने से पहले मैं एक बार ऑपरेटिंग का फॉर्मेट तुम्हारे सामने लिख दूं। आप कहोगे सर ऑपरेटिंग का फॉर्मेट लिखोगे, वो फॉर्मेट ही तो याद नहीं होता, आज तक नहीं हुआ, अब कैसा हो जाएगा? मैंने कहा एक मिनट के लिए सुन लो, बस एक मिनट के लिए। एक बार मैं फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, अगर उस फॉर्मेट को पढ़ के तुम्हें वो याद ना हो जाए तो फिर तुम कह देना कि सर याद नहीं हुआ। एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर ले, एक बार बस। चलो ठीक है, आप कहोगे सर पूरे साल ट्राई किया है, बहुत सारे टीचर्स ने पागल बनाया, तुम भी बना दो। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार मैं कोशिश करता हूं तुम्हारा पागल बनाने का। पर थोड़ी देर बाद फिर तुम कहोगे सर पागल तो नहीं बन रहा है, ऐसा मजा सा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। आओ एक बार देख लो। ये दिख रहा हूँ, स्क्रीन ठीक दिख रही है ना? बैकग्राउंड मतलब इधर सामने जो कैमरा वगैरह और ये जो लाइट वगैरह लगी हुई है वो तो ज्यादा नहीं, एक्शन तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, चलिए तो मैं बना देता हूं एक फॉर्मेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे कहने से बस ये इस फॉर्मेट याद रख लेना। कैसे याद करना है? पहली लाइन में हमेशा बस ये याद रख लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है। एक लाइन लिखनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ होगी। फिर बताऊंगा कि सर वो बैलेंस शीट में से कौन कौन सी आइटम होते हैं, वो बाद की चीजें। जैसे हमने सीखा ना, बैलेंस शीट में सिर्फ नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ऐसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी होते हैं वो बाद की बात है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है, फिर प्लस टी 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 आई, और फिर लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको आप टीटीपीआई ना लिख के टीटीआईपी भी लिख सकते हो। टिप, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने की टिप दे रहा हूं। आप कहोगे सर टिप्स दो, मैंने कहा टिप्स जो भी है टिप दे रहा हूं। अब इस टिप में डबल टी है। आप कहोगे टी का मतलब, मैंने कहा टी का मतलब होता है टैक्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मेड। टैक्स, टी का मतलब टैक्स, टी का मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, शॉर्ट में जीआर लिख रहा हूं। टी का मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। टी से टैक्स मेड वाला, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, आई से इंट्रीम डिविडेंड, और पी से प्रपोज्ड डिविडेंड, और इसके आगे ब्रैकेट में पीवाई लिख रहा हूं। पीवाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। तो बच्चे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखकर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे, और उस पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आफ्टर टैक्स को बिफोर बनाने के लिए टिप दे रहा हूं मैं आपको। टिप, टी से टैक्स, टी से ट्रांसफर रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर आई से इंट्रीम डिविडेंड, और पी से प्रपोज्ड डिविडेंड, और प्रपोज्ड डिविडेंड पीवाई प्रीवियस ईयर का। क्लियर मेरी बात? अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें मिलाना है एक नंबर। और नंबर को अगर मिलाना तो इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? नंबर को मिलाना, मिलाने के लिए टर्म यूज की जाती है डायल। ओहो डायल, तो अब कर देना डायल। नेट प्रॉफिट आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए टिप लगाना, और बिफोर के बाद डायल करना। क्या डायल करना? टी से डेप्रिसिएशन करना, आई से इंटरेस्ट पेड करना, ए से एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल करना, और एल से लॉस ऑन सेल करना। आपको एक मिनट, लॉस नहीं हुआ, ये भी प्लस हो रहे हैं, सारी चीजें प्लस हैं। सर लॉस की जगह प्रॉफिट हो, मैंने कहा तो बेटा उल्टा कर देना, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस कर देना। लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। आपको क्या अभी ना हुई, झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा यही चीज है जो तुम्हें याद नहीं रहती, इसके बाद की तो सारी चीजें उंगलियों पर आ जाएंगी, वो तो तुम्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आती है वो तो। आई बात समझ में?
क्या सर दोबारा एक बार बोलना, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म करी? मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जिस बच्चे को ये टिप और डायल याद हो जाता है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हलवा खाना है और उसके बाद बची हुई प्लेट में चिपके हुए को चाटना है। कैसे? सर टिप का क्या मतलब है? मैंने कहा टी से आफ्टर टैक्स से शुरू करा, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, टी से टैक्स मेड, दोनों को ऊपर नीचे किसी को पहले बोलो किसी को बाद में। आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे? डायल। टी से डेप्रिसिएशन, आई से इंटरेस्ट पेड, ए से अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और एल से लॉस ऑन सेल, और लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट। क्या आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हो? मुझे कमेंट में लिख सकते हो एक बार? अगर कमेंट नहीं कर सकते तो लाइव चैट अगर चल रही है तो उसमें लिख, जो चैट चल रही है उसमें लिख सकते हो क्या? बस मुझे एक बार बता दो, आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए क्या किया जाता है, और बिफोर से आगे के जो 4 बातें लिखनी होती है वो क्या होती है? एक बार मुझे लिख के बता दो, प्लीज लिख के बता दो। मैं वेट कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे। अगर आप रिपीट में देख रहे हो, रिकॉर्ड में देख रहे हो, तो आप रिकॉर्डेड में देख रहे हो तो प्लीज इसको रोको और यहाँ पे मुझे बताओ ऑपरेटिंग में आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए टिप, उस टिप में वो 4 बातें जो टिप है उसकी फुल फॉर्म लिख दो, और उसके बाद जो डायल किया जाता है उनकी फुल फॉर्म लिख दो। एक बार लिख दो, डायल और टिप की फुल फॉर्म लिख दो प्लीज। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी जल्दी से मुझे टिप और डायल की फुल फॉर्म लिख दो। टिप का मतलब लिख दो, डायल का मतलब लिख दो। लिखते रहो, आओ जी लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे फिर लगाना प्लस। क्या लगाना? प्लस। एक ऐसा ऊपर को डंडा बनाना और फिर लिखना करंट लाइबिलिटी, और फिर एक नीचे को ऐसा डंडा लगाना और लिखना करंट एसेट। तो मतलब सर इसका मतलब वो जो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट लिखी हुई होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है? मैंने यस यस प्यारे बच्चों, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट का पार्ट होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है ये दोनों। फिर माइनस का साइन लगाना, ये डंडा नीचे करना, करंट लाइबिलिटी फिर लिखना, और ये डंडा ऊपर उठाना, फिर करंट एसेट लिखना। मैटर खत्म, मैटर खत्म। प्लस का साइन लगाना, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, और करंट एसेट के नीचे डिक्रीज, वही नीचे का साइन मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज के आगे करंट लाइबिलिटी माइनस, और इंक्रीज का साइन करंट एसेट प्लस। अब सुनो, इसको याद रखने का तरीका सीखो। कैसे याद करना है? सर पहले प्लस क्या करते हैं, मतलब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आपको दुख की आंखों के सामने रखी है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रखी है। अब मुझे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को मैं घूर रहा हूं, मैंने ओ करंट लाइबिलिटी आसानी कर रखा है, ध्यान से सुनना। ओ करंट लाइबिलिटी, तुम बढ़ रही हो क्या? बढ़ कैसे आएंगे? पिछले साल से इस साल कंपेयर करते तो पता चलता है ना बढ़ी है घटी। तुम बढ़ रही हो, तुम बढ़ोगी तो तुम जुड़ोगी। करंट लाइफ सर करंट लाइबिलिटी उधार, उधार बढ़ेगा तो जुड़ेगा। मैंने कहा उधार बढ़ा तो मतलब और लिया तो और पैसा आया, और पैसा आया तो कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब प्लस। तो देखो कैसे करना है। करंट लाइबिलिटी तुम बढ़ोगी तो तुम जुड़ोगी, करंट एसेट तुम बढ़ोगी तो तुम घटोगी। करंट एसेट बढ़ोगी तो तुम घटोगी। क्यों? सर करंट एसेट एसेट बढ़ती है तो मैंने खरीदी होंगी तो पैसा गया होगा, क्योंकि जेब से खर्चा किया होगा तो पैसा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ओ माय गॉड, ऐसे होता है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, एसेट बढ़ेगी तो घटाएंगे। हाँ, इन्वेस्टिंग में भी तो यही किया, वहां नॉन करंट एसेट दिया, करंट एसेट है। और उल्टा, अब उल्टा चलते हैं। करंट लाइबिलिटी तुम घटोगी तो तुम्हें घटाएंगे, करंट लाइबिलिटी तुम घटोगी तो तुम्हें घटाएंगे, करंट एसेट तुम घटोगी तो तुम्हें बढ़ाएंगे। अब करंट एसेट घट रही है मतलब आपने स्टॉक घट रहा है तो स्टॉक बेचा होगा, बेचने से तो घटा होगा तो पैसा आया होगा, डेटर कम हो रहे तो उन्होंने हमारा उधार चुका दिया होगा, वापस दे दिया होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये डायलॉग आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त करंट एसेट करंट लाइबिलिटी पे चेपने हैं। करंट लाइबिलिटी तुम बढ़ोगी तो तुम्हें बढ़ाएंगे, करंट एसेट तुम बढ़ोगी तो तुम्हें घटाएंगे, करंट लाइबिलिटी तुम घटोगे तो तुम्हें घटाएंगे। करंट लाइबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो गया, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ, एसेट के साथ उल्टा हो गया, और हमारे इसी के साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो गया। बस यहां पे लिखना ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड, और माइनस का साइन लगा के लिख देना वापस से टैक्स पेड, और क्वेश्चन खत्म। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद हो गया हो तो एक बार कमेंट में लिखो गुरुजी वो भाई साहब भैया सर जो भी तुम कहना चाहो, मजा आ गया। नाम भी लिख सकते हो मेरा, कि अवधेश मजा आ गया, अभी भाई अभी शर्मा नाम है वैसे, एक नेम उसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। बस एक बार मुझे ये बता दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी रटगी नहीं रटगी? एक बार मैं देख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी रट गई या नहीं रट गई, पर लिख के बता दो भाई, सुकून आ जाएगा।
कमेंट कर देना, जो बच्चे रिकॉर्ड में देख रहे हो, जो मेरी वीडियो की फॉर्म में देख रहे हो, इसे कमेंट कर देना बस एक बार कि क्या ये रट गई नहीं रट गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। कोई भी मेरा बालक ऑपरेटिंग एक्टिविटी गलत नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा जो यहाँ पे देख रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गलत नहीं कर सकता। अगर आप अभी अभी जुड़े हो तो बैक करके चले जाना, दोबारा देख लेना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी आ जाएगा। और अब फाइनेंसिंग तो ऐसी करवा दूंगा, तुम कहोगे वाह कैश फ्लो, कैश फ्लो ऐसा करोगे, कैश फ्लो जो भी प्रोनाउंसिएशन में, तो भावनाओं में बह जाता हूं मैं। चलो वो तो नहीं ले सकता मैं, वर्चुअल ले लो, वर्चुअल वर्चुअल ले लो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऑपरेटिंग, अब मैं एक बार दोबारा रटवा दूं, एक बार दोबारा बोल दूं कि सर मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनती है। भाई मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरुआत की जाती है। मैं टिप लगाता हूं एक, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, टी से टैक्स मेड, उसके अलावा आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, उसके बाद मेरा आफ्टर के बाद बिफोर आ जाता है, बिफोर में मैं डायल कर देता हूं, डी से डेप्रिसिएशन, आई से इंटरेस्ट पेड, ए से हो जाता है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एल से हो जाता है लॉस ऑन सेल, लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट को माइनस कर देता हूं। उसके बाद करंट लाइबिलिटी तुम बढ़ोगी तो बढ़ाएंगे, करंट एसेट तुम बढ़ोगी तो घटाएंगे, फिर वही करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लाइबिलिटी घटेगी तो माइनस, करंट एसेट बढ़ेगी तो, समझ में आ गया ना, माइनस, घटेगी तो प्लस, ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो इतने करने के बाद अब हम क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड और लास्ट में टैक्स पेड लिख के हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग भी हो गया और हमारा इन्वेस्टिंग भी हो गया। अब हम चलेंगे फाइनेंसिंग करने। तो जो भी इधर उधर तुम्हारे भाई बहन दोस्त बंधु जानकार ऑनलाइन जानकार कहीं और स्ट्रीम में किसी के अटके पड़े हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो खींच लाओ सबको। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब वापस चलते हैं, बैक करते हैं और इसमें से देखते हैं, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दिखाते हैं तुम्हें। चलो जी, बनाना शुरू करता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाता हूं। सर सरप्लस बैलेंसिंग स्टेट, ओहो प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। 2022 में कितना था, 2.5 लाख, और 23 में कितना हो गया, 10 लाख, 2.5 से 10 हो गया 7,50,000। यही वो प्रॉफिट है जिसको मैंने लिखा था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.5 लाख। देखो 250 से 10 लाख, बेटा 22 इधर है 23 इधर है, तो इधर से इधर को चलना पड़ रहा है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर 7,50,000। तो आओ जरा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,50,000 रुपीज मैंने लिख दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। सर ये पूरा फॉर्मेट बना के बैठ जाए, मैंने कहा पूरा फॉर्मेट बना के बैठ जाना, अगर इनमें से कुछ भी अमाउंट तुम्हें ना मिले सबके आगे डैश मार आना। लेकिन तुम पहले बच्चे फॉर्मेट पहले बना के बैठ जाओगे, 1 मिनट में फॉर्मेट बनेगा अगर रटा हुआ है तो, और 2 मिनट में वहां से देख के अमाउंट यहाँ पे फेंक फेंक के मानना है, खत्म हो गया। एक 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 मिनट पूरी नहीं लगन दूंगा तुम्हें मैं, चिंता मत करना, ठीक है जी। ओके, अरे मैंने कहा था वहां से खींच लो, मैंने ये कहा था यहां से जाकर वहां कहीं चिपक जाओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लिया क्वेश्चन में देख के। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी देखो मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो यहाँ पे टैक्स पेड भी लिखा हुआ था, ये रहा 75,000। तो टैक्स पेड तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो टैक्स पेड तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे जाके 75,000 लिख देता और ब्रैकेट का साइन लगा देता हूँ क्योंकि माइनस हो रहा है। टैक्स पेड माइनस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब बस यहाँ पे समझ रहे हैं मेड। अब सर यहाँ पे दो दो टैक्स लिखे हुए हैं, 75,000 75,000 75,000। अब जब सब जगह 75 है तो मेड भी 75 ही होगा क्योंकि सारा ही अमाउंट 75 है, तो मैं मेड भी 75 लिख देता। लेकिन सर अमाउंट ऊपर नीचे होता तो क्या करते, मैंने कहा ऊपर नीचे होता तो एक काम करते, जैसे यहाँ पे 75 लिखा हुआ है 2022 और 75 लिखा हुआ है 2023। अब मैं सिखा रहा हूं, अगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75, टैक्स पेड कितना हुआ है 75, तो जो भी पेड हुआ हो ना उसको यहां से ऐसे माइनस का साइन लगा दिया करो। प्रीवियस ईयर में जितना भी पेड हुआ हो उसको यहां माइनस का साइन लगाओ। अब कितना हो गया 0, तो जितना भी डिफरेंस निकल कर आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस 75 आ रहा है, यही मेड है, अपने आप ही मेड बन जाता है। सर आप कहोगे अगर यहाँ 75 की जगह 50 लिखा होता, तो मैंने कहा 75 में से माइनस करते 50, 50 माइनस करते तो कितना आता 25। अब 25 और इसका डिफरेंस चेक करते, सर 25 में से 75 हटाऊंगा तो 50 आता, तो ये मेड बन जाता। तो कहने का मतलब ये है अगर सेम अमाउंट है तो सेम ही मेड है, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 वाले में से पेड हटाओ, अपने आप जो डिफरेंस बचता है वो मेड निकल कर आ जाता है। तो सर मैं मेड उठा के हमने यहाँ पे रख दिया मेड की जगह पे। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा ट्रेड पेबल। क्या बच्चे ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है? बोलो जल्दी, लाइबिलिटी होती है? हाँ होती है सर। करंट लाइबिलिटी 1 लाख से 3,75,000, 1 लाख से 3,75,000 हो गई, 2,75,000 से बढ़ गई। करंट लाइबिलिटी तुम बढ़ रही हो तो तुम्हें बढ़ाएंगे। तो आओ बच्चों प्लस करने चलते हैं।
इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी की जगह बेटा ट्रेड पेबल लिख लेना, क्योंकि यहां पे नाम है इसका, करंट लाइबिलिटी का नाम ट्रेड पेबल। और कितने रुपए से ट्रेड पेबल कितने से बढ़ रहा है सर? ये बढ़ रहा है 2,75,000 से, तो मैं यहां लिखूंगा 2,75,000 प्लस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर करंट एसेट लिखा हुआ है, करंट एसेट 11,50,000 से 13,00,000, 1.5 लाख से इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट तुम बढ़ोगी तो तुम्हें घटाएंगे, तो देखो माइनस वाली साइड जाना। करंट एसेट अगर बढ़ेगी तो हमें घटाना पड़ेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट इंक्रीज हुई है और कितने रुपए से? 1,50,000 से, तो ब्रैकेट का साइन लगा लेना क्योंकि माइनस करेंगे। अब आ रहा है मजा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग सब समझ में आ गया। मैंने कहा था ना आज जब मैं ब्रेक लूंगा इस कैश फ्लो सिखाने के बाद, तो तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई होंगी। पहले ही वादा करा तो निभाना तो पड़ेगा, हम निभा रहे हैं। इसके बाद सर और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने कहा इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने कहा अपने खाते पे चलो। ये जो खाते बना के छोड़े थे ना इन्वेस्टिंग में, तो सिर्फ बैंक बैंक लिख के छोड़ दिया था और कुछ भी यूज नहीं करा। अब इसमें जो चीज बच रही है वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें क्या है। बेटा पहली बात तो मेरी बात सुन, पहले तो मेरी बात को सुनो। बीडी सीडी किसी एक्टिविटी में नहीं लिखे जाते, ये तो सिर्फ एक सजाने का काम करते हैं। तो सेम बीडी और सीडी कहीं नहीं लिखा जाएगा। क्या मैंने कहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा? ना ऑपरेटिंग में लिखा ना कहीं भी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहीं नहीं जाएगा। क्या बच्चे प्रॉफिट और लॉस में से? हाँ सर लॉस, डायल में एल आ रहा था लॉस, कितना? 20,000। मैंने कहा लॉस ऑन सेल 20,000, प्रॉफिट होता तो माइनस में लिखता। बहुत बढ़िया, वाह वाह मेरे शेरो। उसके बाद एसिड वगैरह कहीं पर कुछ नाम लिखा नहीं देखा। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए कहीं तो देखा लिखा हुआ। टाइल में डी में डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए सर। और मैंने कहा और ये भी हो गया, अब कुछ नहीं बच रहा, यहां भी कुछ नहीं बच रहा, वहां भी कुछ नहीं बच रहा, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। जो नहीं लिखा सबका आगे डैश मार दो, लास्ट में इसका टोटल कर दो, आंसर को मैच कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। फ्लो प्लस में आए माइनस में आए तो यूज्ड। आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में? आप कहोगे सर एक काम और कर दो, बस एक फाइनल काम, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी और सिखा। मैंने कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखाने से पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए एक समा बना दूं, समासा बांध दूं। समासा, समासा मतलब समा होता है एक माहौल बनाना, माहौल बना दूं एक, कि जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते किसको है। तो एक बार मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तुम्हारे सामने, तुम कनेक्ट कर जाओगे, एक बारे में कनेक्ट कर जाओगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है, कितनी देर की क्लास हो गई, टाइम ज्यादा तो नहीं लग गया? चलो जो भी हो रहा है, अब सुनो। फाइनेंसिंग की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा? फाइनेंस। क्या आपने फाइनेंसिंग के आगे से आईएनजी हटा दो तो क्या फाइनेंस बचता है? क्या आपने अब से पहले फाइनेंस वर्ड सुना है? फाइनेंस मैंने सुना था, मैं बचपन में देखता था, मेरे भैया थे वो एक स्कूटी खरीद रहे थे, और स्कूटी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, और स्कूटी उस टाइम पे 60,000 रुपीज की थी, अब से 10 साल पहले, 10-15 साल पहले। तो 10,000 रुपए थे, उनको स्कूटी खरीदनी थी, उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे और स्कूटी 60,000 रुपए की थी, तो उन्हें 50,000 रुपए का अरेंजमेंट करना था। तो वो इस शोरूम पे गए, उन्होंने वहां पे जाके कहा कि मुझे स्कूटी दे दो, तो क्या कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा किस्तों पे मिल जाएगी, और किस्तों पे लेने के लिए उन्होंने कहा डाउन पेमेंट 10,000 जमा कर दो, 50,000 रुपए तुम्हें इस बैंक से लोन मिल जाएगा। और वो उन्होंने लोन लिया, उसके बाद वो स्कूटी में 10,000 रुपए देकर स्कूटी पे बैठ के आ रहे थे। मैंने कहा भैया तुम्हारे पास तो 10,000 रुपए, तो तुम्हारे पास स्कूटी कैसा आई? तो उन्होंने कहा मैंने बाकी फाइनेंस करा ली। ओ, ये फाइनेंस वर्ड तो तब सुनते हैं जब पैसे कम हो और फिर उस पैसे का जुगाड़ करा जाए, तो जो जुगाड़ वर्ड यूज किया जाता है वो वाला जुगाड़ नहीं, पता नहीं कौन सा जुगाड़ सोच रहे होगे। जब किसी चीज का अरेंजमेंट किया जाता है, पैसे का अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है फाइनेंस। फाइनेंस, फाइनेंस बोलते हैं उसको। तो सर कंपनी में फाइनेंस, मैंने कहा कंपनी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब कंपनी पैसों की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, तो जहां जहां से वो अपने पैसों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। आप कहोगे सर कंपनी पैसों का रिक्वायरमेंट कहां कहां से पूरा करती है? तो मैंने कहा बच्चे कंपनी पैसों की रिक्वायरमेंट पूरा करती है कितनी जगह से, जरा दिन गिनना। कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो इशू ऑफ शेयर, भाई शेयर इशू क्यों करती है कंपनी? पैसे की जरूरत है कंपनी को। इक्विटी शेयर इशू कर रही है या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, क्यों कर रही है कंपनी इशू? कंपनी को पैसों की जरूरत है। कंपनी उसके अलावा और क्या करती है? सर डिबेंचर्स भी इशू करती है, भाई डिबेंचर भी तो कंपनी इसलिए बेच रही है। सर कंपनी लोन लेती है, लोन टेकन। ओ माय गॉड,
आज तक ये जो हमने लोन, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस ये जो देखा, ये कंपनी पैसों का जुगाड़ करती थी। मैंने कहा हाँ प्यारे बच्चों, कंपनी फंड अरेंजमेंट करती थी, और फंड अरेंजमेंट के लिए जो कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। वो तो रिक्वायरमेंट पूरा करती है। कहां से? शेयर, डिवेंचर, लोन। तो आप मुझे बताओ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आपने कहां लिखा देखा है? सर शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में लिखा देखा है। तो मैंने कहा बच्चों आज से शेयर होल्डर फंड में जो शेयर कैपिटल है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। अब से जब भी तुम्हें क्वेश्चन करना हो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आए तो सबसे पहले तुम्हारी नजर क्या ढूंढ रही हो? शेयर कैपिटल को ढूंढ रही हो। बच्चे लाइक ना कर रहे हो, देख लेना, देख लेना, लाइक ना कर रहे हो, तुरंत 200 लाइक बढ़ा पाओ, तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। तो सर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर ये जो डिबेंचर, लोन, ये सब है, ये तो हमने वहां देखा है नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा हुआ। मैंने कहा हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी में वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा होता है, नहीं भी याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बात खत्म, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो अब सर, अब इनको कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं? मैंने कहा अगर मेरी पिछले साल के मुकाबले शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर या लोन ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे होंगे, तो हम बोलेंगे हमने इनको रेज किया है, फंड अरेंज किया है, पैसा आया, तो जब ये बढ़े तो हम प्लस करेंगे। और अगर ये घट रहे हैं तो हम इन्हें माइनस करेंगे। आपको कोई सब घट रहे हैं तो भी फाइनेंसिंग। मैंने कहा बेटे एक बात तो बता, अगर तूने डिबेंचर बेचा और डिबेंचर बेच के पैसा आया फाइनेंसिंग, तो आने वाले टाइम में जब तू उनका वापस से उधार चुकाएगा तो वो भी तो फाइनेंसिंग ही हुआ, क्योंकि अरेंज करने के लिए पैसा लिया था तो फाइनेंसिंग, उनका पैसा वापस लौटाना भी फाइनेंसिंग। जैसे इन्वेस्ट, लैंड खरीदना इन्वेस्टिंग, तो लैंड बेचना भी तो इन्वेस्टिंग है। मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग, तो मशीन बेच भी दी, वो भी तो इन्वेस्टिंग है। उसी तरीके से लोन लेना, लोन की रीपेमेंट करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर की रीपेमेंट रिडम्पशन करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होते हैं। और लगे हाथ एक टिप और दे दूं, फिर मैं सारी बात दोबारा रिपीट करूंगा। लगे हाथ एक और टिप दे दूं, अगर आपने लोन लिया या आपने डिबेंचर इशू किए, तो बदले में ये लोग जो होते हैं ना, जो आपको पैसा दे जाते हैं और लोन दे, बैंक ने आपको लोन दे दिया है या डिबेंचर होल्डर ने आपको डिबेंचर दिए, तो बाद में बच्चे वो आपसे इंटरेस्ट और मांगते, कहते हैं ब्याज और दे दो प्लीज, हमने तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, हमें प्लीज इंटरेस्ट और दो। तो जब हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वाले जिनसे पैसा लिया है वो मालिक बन जाते हैं, वो कहते हैं हमें प्रॉफिट में हिस्सा दो, और प्रॉफिट में हिस्से के लिए डिविडेंड वर्ड यूज किया जाता है। डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है आपको। लेकिन एक मिनट, अभी क्या बताया तुमने? प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये तो तुमने सब ऑपरेटिंग में जुड़वा दिए। मैंने कहा तो मैं अब अगली बात ये भी तो बोलूंगा, जो जो चीज तुम यहां जोड़ रहे हो, ये इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, यही सारी चीजें फाइनेंसिंग में माइनस कर देना, क्योंकि ये तुम पे भी कर रहे होगे साथ साथ। आप कहोगे ऑपरेटिंग में क्यों जोड़ा? मैंने कहा ये मत पूछो, परसों पेपर है 2 दिन बाद, ये मत पूछना। इस पूछने का टाइम ना, आप सीखो, ये मत सीखो। तुम लिखना, प्लस माइनस, जोड़ घटा, गुणा भाग करना सीखो और नंबर लेना सीखो। अब इस चक्कर में मत पड़ो, जो मैं तुम्हें साल के शुरू में बताता हूं जो बच्चों को, वो नहीं बताऊंगा, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं उसमें। ठीक है चलो, ओके सर। तो हम ये समझ गए, ये जो आपने आईटीटी आईपी करा था, इसमें इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये डायल में आई जो होता है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाता है। मैंने कहा अगर तुम ये सीख गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। आओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। एक बार सारी बात रिपीट कर दूं, आप कहोगे सर एक बार लिख के रिपीट करना। मैंने कहा देखो बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर और लोन टेकन, LOAN, लोन टेकन, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हमने पैसा लिया, ये बढ़े होंगे, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ रहे होंगे तो इनमें पैसा आ रहा होगा, और इनकी वापस से पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इन सब में पैसा जा रहा होगा। और सर 3 बातें उधर से उठा ली थी आपने, अगर इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है माइनस, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का माइनस, और अगर इंटरेस्ट पेड भी है तो वो यहां पे भी माइनस। बस इतनी बात याद कर लिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कभी गलत नहीं होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑलवेज राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा सही। एक और बात बस, फाइनल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं है, बस एक फाइनल बात जो कभी कभी ऐसा आएगी, जैसे
रोड पे तुम बहुत तेज स्कूटी गाड़ी बाइक चला रहे हो ना, और एकदम से वो कील बढ़ जाती है और हवा निकल जाती है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके चक्कर में तुम्हारे 6 नंबर के क्वेश्चन में 5 दिलवा जाएगा, 1 नंबर कटवा देगा तुम्हारा। आपका 1 नंबर की कौन परवाह कर रहा है, हम वो वाले बालक ना है, तुम हमसे पढ़ने वाले बालक हो। हमें कुछ नहीं आता तो भी हम 6 नंबर का क्वेश्चन सही कर आते हैं। तो वो एक जो कील है ना, वो जो लोहे का टुकड़ा जो टायर में बढ़ेगा और पंचर कर देगा, उस कील को निकाल के फेंक देना चाहता हूं। और वो कील क्या है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल आता है, लेकिन कभी कभी करंट लाइबिलिटी जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है, उसमें कभी कभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कम समय के लिए उधार, जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बोल देते हैं। अब लोन है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी फाइनेंस ही बोला जाता है। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तो है नहीं, अब लॉन्ग टर्म होता तो नॉन करंट लाइबिलिटी में होता तो सीधा सीधा फाइनेंसिंग होता। अब ये करंट लाइबिलिटी में लिखा मिल जाता है। कभी कभी करंट लाइबिलिटी, हमने तो करंट लाइबिलिटी तुम बढ़ोगी तो तुम्हें बढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐसा करके आ गए हम, तो उसे हम उसे वहां पे भी ऑपरेटिंग में लिख देंगे और वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग का ही पार्ट होता है, वहां बढ़ती है तो बढ़ाते हैं, घटती है तो घटाते हैं, लेकिन कभी कभी करंट लाइबिलिटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा मिल जाए तो उसे फाइनेंसिंग में ही लिखना। बढ़े तो प्लस करना, घटे तो माइनस करना। पॉइंट समझ में आया? अब क्वेश्चन करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो बच्चों बस 1000 लाइक होने में सिर्फ 150 लाइक की कसर रह रही है। 150 लाइक्स कर दो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो 1000 लाइक हो जाएंगे। कैश फ्लो खत्म होने से पहले पहले करवा देना प्लीज, है ना। 1000 लाइक, 1000 लाइक, 1K वॉचिंग तो कभी मैं देखी नहीं अभी तक, आज तक 2026 तक मैंने अपने चैनल पे 1K लाइक ही देख लूं, क्या पता। और 1K लाइक होने का मतलब क्या हो गया, 1000 बच्चे आके देख गए, इकट्ठे नहीं देखे, बस ऐसा हो गया है ना। और चलो कोई बात नहीं, तो 1K लाइक भी बहुत बड़ी बात है भाई, इसी से मैं मान लूंगा कि भोले बाबा का आशीर्वाद है, मतलब कृपा चल रही है पूरी, ऊपर वाले का पूरा फुल आशीर्वाद बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूं। कहां कन्वर्ट करने वाला हूं? स्लाइड टू क्लियर ऑल। ओह सॉरी, गड़बड़ होगी, चलो इसको हटा देता हूं। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर दूंगा तुम्हारे सामने। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अब तुम्हारे सामने मैं खत्म करने जा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन। अब तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे होती है इन्वेस्टिंग, ऐसे होती है ऑपरेटिंग, ऐसे होती है फाइनेंसिंग। ठीक है जी। बस बच्चों 150 लाइक्स की कसर रह रही है, 150 लाइक कर दो प्लीज, कैसे भी करके कर दो, चाहे कहीं से भी बुला बुला के करवाने पड़ जाए। आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते के साथ ही मेरी आंखें किन चीजों को ढूंढ रही होंगी? 3 चीजें। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को ढूंढेंगी, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है शेयर कैपिटल में। नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर या लोन होना चाहिए, और अगर कभी मिला तो करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई ये 3 चीज मेरे काम के हैं, बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। ओके, हेडिंग डाली, सॉल्यूशन आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया एग्जाम में, हमने कर दिया सॉल्यूशन। हमने लिखा सॉल्यूशन, हमने लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर हमने लिखा ऐसे करके एक लाइन बनाई, हमने लिखा अमाउंट और पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये फॉर्मेट बना दिया हमने। अब देखो, देखते हैं क्या करना है। तो देखो जी, इक्विटी शेयर इशूड 31 मार्च, इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम 5% प्रीमियम और 12% डिबेंचर इशूड, ये पता नहीं एडजस्टमेंट लिखी हुई है। हमें इनसे रिलेटेड सर अकाउंट बनाना है? नहीं, अकाउंट नहीं बनाना, वापस से ऊपर आ जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5,25,000 हुआ। देखो बच्चों, 4 लाख से 5,25,000 हुआ, इंक्रीज हुआ, तो लिखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,25,000, 1,25,000 रुपए से इक्विटी शेयर बढ़ गए। प्रेफरेंस शेयर 5,50,000 से 4 लाख हो गए, कम हो गए, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कोई भी बच्चा इसे देख के ये मत सोचना सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, सब मैं कराऊंगा, मैं अपनी तरीके से कराता हूं, मेरे से जो पढ़ता है बच्चा उसको कैश फ्लो आ जाती है। तुमने जो सीखा बात की बात है भैया, कम हो गए, कम हो गए तो 1,50,000 रुपए माइनस। ओके, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से 2,25,000 हो गया। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है। अब बताओ, जब शेयर इशू करते हो तभी तो प्रीमियम पे इशू करते हैं, पार पे इशू करते हैं, यही तो पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ये भी कैपिटल से रिलेटेड ही होता है। ये कितना 1,25,000 से बढ़ रहा है, तो यहां लिख दो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।
प्रीमियम पे बेचे होंगे, इसका मतलब तभी ये बढ़ गया। 1,25,000 रुपए और प्लस कर दो भाई। हमने किसी को 1,25,000 के शेयर बेचे, उसमें 1,25,000 हमने उससे प्रीमियम में मार लिया, टोटल कंपनी ने 2.5 लाख रुपए ले लिए। डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गए, इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू कर दिए 1 लाख रुपए। आओ जी, ये 4 बातें चारों की चारों सीधी सीधी यहां ताड़ दी। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इक्विटी शेयर 31 मार्च को इशू किए थे। मैंने बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, करे थे, वेरी गुड। इंट्रीम डिविडेंड इक्विटी शेयर पे 15%। अब देखो ये 15% इंट्रीम डिविडेंड है। मैंने सिखाया था इंट्रीम डिविडेंड ऑपरेटिंग में तो प्लस करते हैं, लेकिन इंट्रीम डिविडेंड यहां माइनस करते हैं। अब ये 15% है, ये 15% हमेशा किस पे लगाया करेंगे आप? ओपनिंग वैल्यू पे। 4 लाख का 15% 60,000 रुपए ब्रैकेट में। इंट्रीम डिविडेंड हम पेड करते हैं, तो हमने माइनस कर दिया। बच्चे लाइक नहीं कर रहे हो, देखो ऐसा कंजूसी मत ना करो यार, लाइक मारते रहो। ठीक है जी, जैसे आओ लाइक करके फिर आराम से मूवी देखो। 60,000। इसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर जब हमने वापस करे थे तो हमने उसमें 5% का प्रीमियम दिया था। जैसे बेचते वक्त हमने प्रीमियम, जब शेयर इशू करे थे तो प्रीमियम लिया था, ऐसे हम जब लोगों का पैसा लौटा रहे थे 1,50,000 रुपीज हमने उन्हें वापस करे, तो उस पर भी हमने 5% प्रीमियम दिया था। तो हमने कर लो रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन हुआ था प्रीमियम पर। 1,50,000 रुपए लौटाए थे, उसमें 5% प्रीमियम भी दिया था साथ में, तो 7,500 रुपए और कम कर देते हैं। 5% फालतू प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। इशू किया था तो एक्स्ट्रा आया, रिडीम किया था तो एक्स्ट्रा पे किया होगा, पेड किया था एक्स्ट्रा। 12% डिबेंचर 1 लाख रुपए के हमने 31 मार्च 2023 को, मतलब ये 12% है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं बेटा। लोन और डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखी होती है इंटरेस्ट रेट होता है, तो हम इससे हमेशा ओपनिंग पे लगाना। 3 लाख का 12% इंटरेस्ट पेड 36,000 ब्रैकेट में लगाओ। पे करना मतलब पैसा जा रहा होगा, पैसा जा रहा होगा तो ब्रैकेट में शो। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस अब ये 10% प्रेफरेंस शेयर बचा है, और 10% प्रेफरेंस शेयर ये भी हमेशा किस पे लगाएंगे आप? ओपनिंग पे। 5,50,000 का 10% 55,000। इसको लिखेंगे आप प्रपोज्ड डिविडेंड, मतलब जो पिछले साल पे हमने डिविडेंड पे किया यहां पे। अब इनको आप क्या करेंगे? प्लस माइनस, और प्लस माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर माना जाएगा, फाइनल वाला। आप कहोगे सर इसका आंसर निकाल दो आप। मैं निकाल लो बच्चों, कैलकुलेटर ने की और पूछ पूछ। प्लस प्लस वाले जोड़ रहा हूं, 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1 लाख, और ये तो प्रपोज डिविडेंड, ये तो पेड किया होगा ना, डिविडेंड वगैरह सब यहाँ पे माइनस होते हैं। बस जी, प्लस का तो इतना ही। अब इसमें से माइनस करते हैं 1,50,000, माइनस करते हैं 60,000, माइनस करते हैं 7,500, माइनस करते हैं 36,000, और माइनस करते हैं 55,000। क्या है? 41,500 प्लस में आ रहा है 41,500, तो हम बोलेंगे फ्लो। अब बताओ बच्चों, क्या आपको इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी क्लियर है? इन तीनों एक्टिविटी को ऊपर नीचे लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगी? पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो समझ में आया? तो इस तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया था कि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कैश फ्लो, फुल फ्लैश कैश फ्लो तो करनी सिखा रखी है। आप कहोगे सर कहां पे सिखा रखी है, एक बार बताओ। मैंने कहा 1 मिनट रुको बच्चों, जरा आप ध्यान देना। आप कहोगे सर हमें फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट और ट्राई करवा दो एक बार। मैंने कहा मैं तुम्हें अभी यहीं पे करवा देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे जाऊंगा मैं एक बार, अपने अपने चैनल पे जा रहा हूँ जिसपे तुम अभी बने हुए हो ना, बरकरार हो, उसी पे जा रहा हूं मैं। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, जरा वीडियो पे आना। और बच्चे जब वीडियोस पे आओगे ना, तो ऑल 6 मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है। इस ऑल 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी कल ही डाली है, 2 दिन पहले वीडियो डाली है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जाके देख लो, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करवा रखा है मैंने वहां। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे कैसे बनाते हैं, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखा रखा है। पर उसमें मैंने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अलग अलग नहीं सिखाया था, क्योंकि मुझे वो आज लाइव कराना था तुम्हें, और इस वजह से मैंने आज लाइव सेशन में तुम्हें क्या करवा दिया? ऑपरेटिंग आ जाए, इन्वेस्टिंग आ जाए, या फिर आ जाए फाइनेंसिंग। हमारे बच्चे हैं, जीते हैं, शिकार पे जीते हैं। अब आ जाए बोर्ड एग्जाम में कोई भी कैश फ्लो का क्वेश्चन, हम चटका देंगे। अब मुझे बताओ, यहां पे अब हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर वापस से स्टार्ट करेंगे अपने आगे की कार्रवाई। लेकिन उससे पहले आपका डाउट कोई भी हो